Hello, dear students and viewers. Welcome to my video lecture again. Today's topic is agrobacterium vectors. तो जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स के बारे में आपको बताया कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स किस मैकेनिज्म के तहत टीडीएनए का ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे आज हम एग्रोबैक्टीरियम के वेक्टर्स के अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एग्रोबैक्टीरियम अप्रोचेस हम कितने तरीके से कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। सो फर्स्ट, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, जैसा कि आपको मैकेनिज्म पता है कि ये जो है ट्रांसफर करता है टीडीएनए का उसके प्लाज्मिड से होस्ट के जीनोम तक में। सो बेसिकली जो ब्लैंक एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स होते हैं उनमें हम मैकेनिज्म तो समझ लेते हैं कि ये माध्यम होता है, लेकिन वो जो है सिर्फ और सिर्फ क्राउन गॉल डिजीज और हेरिरो डिजीज तक ही सीमित है। वर्तमान में एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स जो यूज हो रहे हैं वह मॉडिफाइड फॉर्म में हो रहे हैं। उनका मॉडिफिकेशन किया जाता है और दो अप्रोचेस यूज किए जाते हैं प्लांट्स के ट्रांसजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसके नेगेटिव फीचर्स प्लाज्मिड के क्या होते हैं? टीआई प्लाज्मिड के साइज बड़ी होती है, लार्ज साइज होती है, ऑन्कोजेनिक सेगमेंट होता है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन का जो रीजन होता है, और मल्टीपल क्लोनिंग साइट एमसीएस साइट उसमें एब्सेंट होती है। एमसीएस साइट एब्सेंट होने की वजह से वहां पे हम कोई भी जीन इंसर्ट नहीं कर सकते जो हमको डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करना है। तो दैट इज वन ऑफ द नेगेटिव फैक्टर। रेमेडीज क्या है टीआई प्लाज्मिड को यूज करने के लिए? हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? हम उसको डिसआर्म्ड कर सकते हैं। डिसआर्म्ड प्लाज्मिड इट मीन्स टू से जब ऑन्कोजेनिक रीजन को हम वहां से निकाल देते हैं तो वो डिसआर्म्ड हो जाता है, उसके हथियार निकल जाते हैं, और साथ में हम उसमें एमसीएस का एडिशन कर देते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट को हम ऐड कर देते हैं तो एमसीएस ऐड हो जाता है। इस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स बताए जा गए हैं। पहला है को इंटीग्रेट वेक्टर, जो कि इंटीग्रेशन से बनता है दो वेक्टर्स के बीच में जहां पे डीएनए की होमोलॉगी होती है। दूसरा है बाइनरी वेक्टर सिस्टम। इसमें दो वेक्टर का सिस्टम होता है, मतलब दो अलग अलग वेक्टर्स होते हैं जो कि मिल करके ट्रांसफर करते हैं टीडीएनए को फ्रैगमेंट को। पहले हम को इंटीग्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। को इंटीग्रेट वेक्टर्स का पहला है को इंटीग्रेट वेक्टर्स। इसके फीचर्स को देखते हैं। कन्वीनियंट साइट ऑफ इंसर्शन फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें कन्वीनियंट साइट उपलब्ध होती है जहां पे हम इंटरेस्ट जीन या टारगेट जीन को डाल सकते हैं। दूसरा, सेलेक्टेबल मार्कर जीन फंक्शनल ऑन ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। इसका मतलब है कि मार्कर जीन जो होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, वो उपलब्ध होते हैं, फंक्शनल होते हैं दोनों में, ई कोलाई में भी और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस में। तीसरा, प्लांट सेलेक्टेबल मार्कर जीन बिटवीन टीडीएनए रीजन के बीच में प्लांट सेलेक्टेबल मार्कर जीन उपलब्ध होता है जो उसके मार्कर सिस्टम का एक हिस्सा होता है, और ये बाद में सेलेक्टिफाई करता है कि उसमें वो मार्कर जीन अवेलेबल है, इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। चौथा, इसमें ई कोलाई का ओआरआई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इट मींस ये डुअल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को कैरी करता है। नेक्स्ट, इसमें चिप डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा। पहला, इसमें डोनर वेक्टर होता है, डोनर प्लाज्मिड विद टीडीएनए होता है, और दूसरा होता है डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। डोनर प्लाज्मिड के फीचर्स, इसमें राइट बॉर्डर होती है, उसके ऊपर में एक बैक्टीरियल सेलेक्टेबल मार्कर जीन होता है और ई कोलाई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ये सेगमेंट जो है PBR322 का सीक्वेंस है जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का सीक्वेंस होता है। इसके बाद में इसमें एक प्लांट सेलेक्टेबल मार्कर जीन उपलब्ध होता है और राइट बॉर्डर के एडजेसेंट में टारगेट जीन होता है। यह टोटल डोनर प्लाज्मिड का हिस्सा है। देयरआफ्टर दूसरा है डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में भी PBR322 का सीक्वेंस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला मार्कर जीन अवेलेबल होता है। इसके ऊपर में लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस होता है और लेफ्ट बॉर्डर के एडजेसेंट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का ओआरआई साइट अवेलेबल होता है। एंड इन एडिशन टू दैट इसमें एक विर जीन्स होता है जो कि विरुलेंस का कार्य करता है, डीटीएनए को एक्साइज करने का।
अब इसमें मैकेनिज्म क्या होती है? इसमें होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया होती है, जहाँ पे होमोलॉगस सीक्वेंस अवेलेबल है PBr322 के। तो यहाँ पे होमोलॉगस सीक्वेंस होने की वजह से, सीक्वेंस होमोलॉगी की वजह से होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होता है, और ये दोनों मिलकर के एक बड़ा वेक्टर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट टी-DNA को इंटीग्रेट वेक्टर। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, इन सभी सेगमेंट्स को मिलकर के फिर यहाँ पे ये टी-DNA का हिस्सा राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर कंप्लीट करता है, और उसके अंदर में टारगेट जीन, प्लांट सेलेक्टेबल मार्कर जीन और PBr322 का हाफ सीक्वेंस यहाँ पे अवेलेबल होता है। इट मीन्स 1 कॉपी अवेलेबल होता है। एडिशन टू दैट यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस का एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उसके नीचे में विर्जिन्स का एक जीन्स होता है, उसके बाद में PBr322 का दूसरा सीक्वेंस होता है, और ई कोलाई ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे होता है। उसके किनारे में बैक्टीरियल सेलेक्टेबल मार्कर जीन अवेलेबल होता है। अगर हम इन दोनों को कोइंटीग्रेट करके देखेंगे तो आपको ये सीक्वेंस पूरा मिल जाएगा। thereafter इस तरीके से हम एक को इंटीग्रेट वेक्टर तैयार कर सकते हैं। इसकी प्रोसीजर्स क्या है? प्रोसीजर्स, सबसे पहले को इंटीग्रेट वेक्टर तैयार होने के बाद में उसको को कल्टीवेशन करते हैं प्लांट सेल्स के सामने। प्लांट सेल्स के साथ में को कल्टीवेशन के बाद में उसमें कोई एक ट्रांसफॉर्म सेल्स तैयार होती है। ट्रांसफॉर्म सेल्स को कैनामाइसिन कल्चर में ट्रीट करते हैं, और सेंसिटिव सेल्स किल हो जाते हैं और रेजिस्टेंट सेल्स बच जाते हैं। उसे हम कहते हैं कल्चर्ड सेल्स। कल्चर्ड सेल्स से प्लांटेड बनता है, और प्लांटेड से फाइनल ट्रांसजेनिक प्लांट बनता है, और वो फर्दर सीड बनाता है। तो इस तरीके से इसकी प्रोसीजर कंप्लीट होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे ये लेस एफिशिएंट होता है बाइनरी वेक्टर के कंपैरिजन में। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में 4 से 7 दिन का समय लगता है, जबकि इस क्लोनिंग वेक्टर को मेंटेन करने के लिए इसको हमेशा को-इंटीग्रेट फॉर्म में रहना पड़ता है। इट मीन्स उसे हमको हमेशा डुअल सिस्टम प्लाज्मा में मेंटेन करना पड़ेगा, और सीक्वेंस होमोलॉजी के बेस पे वो बराबर को-इंटीग्रेट वेक्टर के रूप में तैयार होंगे, तभी वो उस वेक्टर को हम मेंटेन कर सकते हैं। इट मीन्स उसे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, आज के समय में ये बहुत कम यूज होता है, रेयरली यूज्ड हो रहा है, और होमोलॉजी ऑफ DNA एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर सीक्वेंस होमोलॉजी मैच नहीं होगी तो ये वेक्टर्स कभी भी को-इंटीग्रेट फॉर्म पे नहीं आ सकते हैं। इस तरीके से इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट टू दैट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द बाइनरी वेक्टर सिस्टम। इट इज अ 2 वेक्टर सिस्टम वेयर virgins are separately maintained in plasmid and t-DNA are separately maintained in another plasmid. Let's see this. इसमें देख सकते हैं, इसमें एक चेन ऑफ इंटरेस्ट होता है एक वेक्टर में, लेकिन विर्जिन्स नहीं होते हैं उस प्लास्मिड में। दूसरा, इट हैज हेल्पर वेक्टर केपेबल फॉर इन्फेक्शन, मतलब जिसमें टी-DNA है उसमें विर्जिन्स नहीं है, और विर्जिन्स किस में अवेलेबल है? हेल्पर वेक्टर में। और ये 2 वेक्टर सिस्टम है। पहले डायग्राम पे समझिए, ये एक डिजार्म्ड टीआई प्लास्मिड है। इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, राइट बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है। इन दोनों के टी-DNA सीक्वेंस के बीच में प्लांट सेलेक्टेबल मार्कर जीन है। इसके नीचे में बैक्टीरियल सेलेक्टेबल मार्कर जीन है। ई कोलाई का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इट मीन्स ये डुअल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को कैरी करता है। इन एडिशन टू दैट, ये एक हेल्पर प्लास्मिड है। इसमें टी-DNA का रीजन रिमूव कर दिया गया है, लेकिन इस पर सिर्फ विर्जिन्स सेक्शन रहता है, और साथ में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ अवेलेबल है। तो इस तरीके से बाइनरी वेक्टर सिस्टम जो है ये 2 प्लाज्मिड सिस्टम का कार्य करता है। मतलब हमको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा 2 प्लाज्मिड सिस्टम का हेल्प लेना पड़ेगा। इसके कुछ एडवांटेजेस क्या है? एक स्मॉल वेक्टर सिस्टम है और यूज होता है, और बहुत तेजी से यूज करता है, और 2 से 3 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा देता है। इट मीन्स टू से जहाँ पे हम 4 से 7 दिन का समय ले रहे थे को-इंटीग्रेट वेक्टर में, यहाँ पे 2 से 3 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसके नुकसान क्या है? डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे प्लास्मिड विद 2 डिफरेंट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कई बार अनस्टेबल हो जाते हैं इन ई कोलाई में, तो उस वजह से ये फेलियर के चांसेस को कैरी करता है। इसकी प्रोसीजर्स बड़े सिंपल हैं। सबसे पहले ट्रांसफेक्शन करते हैं सर दोनों प्लाज्मिड का एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस में। जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस बाइनरी वेक्टर से ट्रांसफेक्ट हो जाता है, उसके बाद उस इन्फेक्टेड वेक्टर को हम को कल्टीवेशन करते हैं प्लांट्स के साथ में, कल्चर सेल्स के साथ में।
देन आफ्टर को कल्टिवेशन के बाद तीसरे स्टेप में विरजीन्स जो होते हैं हेल्पर प्लाज्मिड में वो टीडीएनए को मोबिलाइज करते हैं, टीडीएनए को मोबिलाइज करके होस्ट में डालते हैं। चौथे स्टेप में हम ट्रांसफॉर्म सेल्स को, जैसा कि हम मानते हैं, उसको हम कैनामाइसिन के में सिलेक्ट करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म सेल्स है वो कैनामाइसिन में रेजिस्टेंट शो करेंगे और नॉन ट्रांसफॉर्म किल आउट हो जाएंगे। फिफ्थ स्टेप में प्रेजेंस को कंफर्म किया जाता है पीसीआर मैकेनिज्म के द्वारा। और लास्ट स्टेप में ट्रांसजेनिक प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। इस तरीके से हम बाइनरी वेक्टर के माध्यम से भी ट्रांसफॉर्मेशन एग्रोबैक्टीरियम का कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। मैं समझता हूँ आपको ये काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। धन्यवाद।